नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीएंस क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं साथियों उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर में अपन पढ़ रहे हैं फल विज्ञान यानी पोमोलॉजी। इसी सीरियल में आज पढ़ते हुए क्रम में आज अपन पढ़ रहे हैं आंवला की फसल का अध्ययन। कौन सी फसल का? आंवला। आंवले का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? एम्बलिका ओपिसिनेलिस या फाइलियांथस एम्बलिका। कुल कौन सा है? कुल का मतलब होता है फैमिली। कौन सा है? यूकोर्बिएसी नहीं, यूफोरबिएसी। उत्पत्ति यानी ओरिजिन प्लेस यानी इस फसल का उद्गम स्थल किस स्थान को माना गया है? कहाँ माना गया है? अपने यही मतलब भारत देश में। 2n बराबर कितने हैं? 28 यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 28 यानी क्रोमोजोम नंबर कितने? 28। 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है आंवला में? 28। परागण यानी पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन। बार बार इन शब्दों को इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों शब्द याद हो जाए। हर फसल में अपन पढ़ रहे हैं। परागण को बोलते हैं पोलिनेशन और परागण का मतलब क्या होता है? पुष्प के नर भाग से यानी पराग कणों का पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना पोलिनेशन या परागण होता है। इसमें होता है पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। कौन सा? क्रॉस पोलिनेशन। फल एक तरह का कैप्सूल होता है। खाने योग्य भाग इन टाइप ऑफ एडिबल पार्ट्स। खाने योग्य कौन सा भाग होता है? विच पार्ट ऑफ द फ्रूट्स इज एडिबल यानी कौन सा पार्ट अपन खाते हैं? तो इसमें कौन सा खाते हैं? मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या होता है? फल भित्ति को 3 भागों में बांटते हैं, इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। तो इसमें मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। आंवले में पेक्टिन कितना होता है? 2 से 3% और पेक्टिन का यूज आपको याद है क्या बनाने में? जेली बनाते हैं, उस समय पेक्टिन की इंपॉर्टेंस होती है। अब है इंडियन गूजबेरी। क्या नाम है? इंडियन गूजबेरी यानी आंवले को इंडियन गूजबेरी भी बोलते हैं या मलेशिया ट्री भी बोलते हैं। मलेशिया ट्री 21वीं सदी का फल भी बोलते हैं। यानी क्या क्या नाम दे रखे हैं आंवले के? इन्हीं नाम इंडियन गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी, मलेशिया ट्री या 21वीं सदी का फल। इसके अलावा आंवले में अम्ल कितना होता है यानी एसिड की मात्रा कितनी होती है? अम्ल यानी एसिड कितना होता है? 0.9 से 3.36%। आंवले में कसेलापन किस कारण होता है? टेनिन के कारण। और कौन सा टेनिन होता है? ल्यूकोएनिसाइनिन टेनिन होता है जिसकी मात्रा 4 से 5% होती है। इसके कारण आंवला में कसेलापन आता है। आंवला एक विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इसमें विटामिन सी होती है 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। लेकिन साथियों अधिकतम विटामिन सी किस में होती है? बारबेडोस चेरी में। कितनी होती है? 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। तो आंवले में विटामिन सी होती है 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, जबकि बारबेडोस चेरी में होती है 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो अधिकतम होती है। इसके अलावा आंवले में विटामिन B1 भी होता है जो 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। त्रिफला एक तरह का चूर्ण है, आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 फलों से बनता है। कि क्वेश्चन आता है हरड़े, बेहड़ा और आंवला। जैसे पंचकूटा होता है 5 चीज़ों से, उसी प्रकार त्रिफला होता है 3 चीज़ों से। पंचकूटा में 5 चीज़ों का कूटा है, त्रिफला में 3 चीज़ों का फल है। 3 फलों का चूर्ण है। कौन कौन से फलों को मिक्स किया जाता है? हरड़े, बेहड़ा और आंवला। तो आंवला पढ़ रहे हैं तो आंवले से क्या बनाया जाता है? त्रिफला, जिसमें हरड़े, बेहड़ा और आंवले के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके अलावा इसे मुरब्बा भी बनाया जाता है। मुरब्बा और कैंडी। जैसे अपन आगे जब पढ़ेंगे फल एवं परिरक्षण, उसमें प्रिजर्वेशन में चैप्टर में पढ़ेंगे अपन मुरब्बा कैसे बनाते हैं, कैंडी कैसे बनाते हैं। प्राइमा फेसी आपको बता दूं, इसमें क्या होता है? इनको शक्कर की चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है। आंवला अवशीतन व उच्च ताप दोनों सहन कर सकता है यानी ठंडा व गर्म मौसम दोनों को सहन करने की क्षमता होती है। अधिक पीएच पर भी इसकी खेती की जा सकती है यानी लवणीय मृदाओं में भी इसकी खेती की जा सकती है। अब है यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने कुछ फसलों के एक साथ लिखे हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है आंवला में। आंवला में क्या पाई जाती है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ यानी स्व, इनकम्पेटिबिलिटी यानी असंगतता। अब मैं आपको केवल आंवला ही नहीं 3-4 चीज़ें और भी लिखा रहा हूँ जो अन्य फसलों में भी पाई जाती है। हालांकि फसलों के साथ भी अध्ययन किया था अपन ने। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी
यानी वानस्पतिक अनिषेक फलन, वेजिटेटिव है ना वानस्पतिक, और पार्थेनोकार्पी मतलब अनिषेक फलन। क्या होता है? अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के ही फल बनना, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना निषेचन के ही फल बनना। ऐसी किस्में पाई जाती है केला में, आंवला में नहीं, केला में। हालांकि केला का अध्ययन किया, वहां भी अपन ने इसका अध्ययन किया था। पोलन स्टेरिलिटी की समस्या बेर में पाई जाती है। पोलन यानी परागकण, स्टेरिलिटी यानी बंदे यानी स्टेराइल होना। सौबंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी भी आंवला में पाई जाती है। स्टेनोस्पर्मोकार्पी आम में पाई जाती है। मैंगो का अध्ययन किया, इसमें अध्ययन किया था। हालांकि स्टेनोस्पर्मोकार्पी एक तरह की पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन का ही प्रकार है। नींबू में जो सीडलेसनेस होती है यानी बीज रहित होता है नींबू, वो किस कारण होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण होता है। तो इनमें इतना ही क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन इनमें जरूर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैच द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी जैसे इधर दे रखा होगा बेर, आंवला, आम, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। इधर आपको देखा होगा सौबंध्यता, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, और इसके अलावा जैसे कि पोलन स्टेरिलिटी यानी पोलन स्टेरिलिटी, यानी इसको मैच करो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी फसल में क्या पाया जाता है, इसको मैच करो। तो आपको आंसर याद होगा तब मैच करोगे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आंवला में पाई जाती है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन किस में पाया जाता है? केला में पाया जाता है। तो आपके ये दिमाग में भी होना है। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं साइंस में, इसमें जेनेटिक्स में पूछते हैं, जेट और सुपरवाइजर में नहीं पूछते हैं, एग्रीकल्चर में। फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए पार्थेनोकार्पी वैसे होती क्या है, पोलन स्टेरिलिटी होती क्या है। अपन पहले भी इनका अध्ययन कर चुके हैं। जैसे पार्थेनोकार्पी नाम से लग रहा है अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के फल बनना। इसी प्रकार जैसे पोलन स्टेरिलिटी पराग की नपुंसकता यानी पराग की बंध्यता, पोलन स्टेरिलिटी यानी पराग स्टेराइल है, पोलन यानी पराग कण। अब एक किस्में, आंवले की कौन कौन सी किस्में इंपॉर्टेंट है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में चकैया, नाम से लग रहा है चक्का देना, यानी किसी चीज को मिस कर देना। एक इसका मतलब इसमें एकांतर फलन पाया जाता है, यानी एक साल तो फल देती है फ्रूट और एक साल फ्रूट बियरिंग नहीं करती है, यानी फ्रूट प्रोडक्शन को मिस कर देती है, चका देती है, इसलिए कहते हैं चकई, यानी एक साल फल देती है एक साल नहीं। ये ऐसा जैसे आम की किस्मों में होता है ना, वैसा आंवले की किस किस्मों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? चकैया। और चकैया की एक चीज और होती है, इसमें एक बीमारी होती है आंतरिक उत्तकशय, वो नहीं लगती है। आगे अपन पढ़ेंगे आंतरिक उत्तकशय बीमारी क्या होती है, किसकी कमी से होती है, कैसे इसका उपचार करते हैं। एक आंवले की किस्म बनारसी, ये किस्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुरब्बा बनाने के लिए एक अच्छी किस्म है, और भी किस्म है लेकिन ये भी एक मुरब्बा बनाने के लिए उन्नत किस्म है। और अपन मुरब्बा का अध्ययन करेंगे फ्रूट प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर में। अभी जनरल आपको बता देता हूँ, मुरब्बे का मतलब होता है आंवले को कटिंग करके चाशनी में डुबोकर अधिक TSS में मुरब्बा व कैंडी बनाया जाता है। मुरब्बा गीली अवस्था में होता है, कैंडी थोड़ा ठोस अवस्था में होता है। एक किस्म है फ्रांसिस, इस किस्म के बारे में ये किस्म पूछा जाता है, आंवले की फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? हाथी जूल। दूसरा इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है, जो आंवले की फ्रांसिस किस्म होते हैं उसमें नेक्रोसिस का प्रकोप होता है। नेक्रोसिस एक डिजीज है जिसका प्रकोप ज्यादा होता है, प्रतिरोधी नहीं है, नेक्रोसिस का प्रकोप ज्यादा होता है। एक किस्म है कंचन, इस किस्म के बारे में ये क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है Na4, और ये चकैया से चयनित है, यानी सिलेक्शन विधि, चयनित विधि से है। और किससे चयनित की हुई है? चकैया किस्म से। इसके अलावा कृष्णा, जो कृष्णा किस्म है उसका दूसरा नाम है Na5। अमृत, Na7 का दूसरा नाम है अमृत, ये सर्वाधिक उपज देने वाली है। इसके अलावा बलवंत, नीलम, गोल्डन फिंगर, Na6, ये भी मुरब्बा व कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। Na8, Na9 जिसका दूसरा नाम नीलम है। अब Na10 यानी बनारसी से चयनित है। अब आपके दिमाग में आ रहा है बार बार Na नाम क्यों आ रहा है? यानी नरेंद्र आंवला है इसलिए आ रहा है Na नाम। अब है कुछ किस्मों को इस आधार पर कि वो किस्में कहाँ से विकसित हुई, किस रिसर्च सेंटर ने उनका उद्गम किया है। अब है इस आधार पर किस्में की कौन सी किस्म कहाँ से विकसित हुई है। तो NDAU हैजाबाद नहीं फैजाबाद से विकसित किस्म है। जैसे बनारसी, चकैया, कंचन जिसका दूसरा नाम Na4 है, कृष्ण जिसका नाम Na5 है कृष्णा, और Na6 है,
Na7 है जिसका दूसरा नाम अमृत। ये दूसरे नाम भी आप याद रखना क्योंकि कई बार सीधा पूछ लेते हैं अमृत है या Na7 है, तो ये बार बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। Na8 है, Na9 है जिसका दूसरा नाम नीलम है, Na10 है और इसके अलावा बलवंत है। अब है IAU कोयम्बटूर से विकसित किस्म है भवानी सागर। CISH, हालांकि ये मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं CISH क्या होता है, काफ़ी बार चर्चा करते हैं। अब आप खुद गैस क्या करो, ये CISH आए ना तो आपको ऐसे नहीं सीधा पढ़ लो CISH लखनऊ से विकसित किस्म है, आपको खुद को गैस करना सर CISH हो क्या सकता है। तो CISH एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कहाँ स्थित है, ऐसे आप खुद भी गैस की अनुमान लगाया करो ताकि आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको रिमेंबर होती रहे। जैसे CISH मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो आपकी याद में होना चाहिए CISH कहाँ है कि भाई लखनऊ में है, क्या है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, तो इसके द्वारा विकसित किस्म है लक्ष्मी बावन। AAU या ना इलाहाबाद आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में, उसके द्वारा गुजरात 1 व गुजरात 2। CISH बीकानेर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से गोमा ऐश्वर्या किस्म इसकी विकसित है। अब है अगेती, मध्यम और पछेती 3 प्रकार की इसकी किस्में होती है। तो अगेती में जैसे बनारसी, नरेंद्र आंवला 9, बलवंत, गोमा ऐश्वर्या, और मध्यम में फ्रांसिस, नीलम, कंचन, कृष्णा, अमृत, आनंद 1, आनंद 2, आनंद 3। पछेती में चकैया, भवानी सागर, लक्ष्मी बावन। तो इनमें आपको जस्ट इतना याद रखना है कौन सी अगेती, कौन सी मध्यम है और कौन सी पछेती है, बस आपको इनके याद करने हैं। जैसे बनारसी, नरेंद्र आंवला, बलवंत, गोमा ऐश्वर्या, इसमें फ्रांसिस, नीलम, कंचन, कृष्णा, अमृत, आनंद 1, आनंद 2, आनंद 3, और पछेती में चकैया, भवानी सागर और लक्ष्मी मोहन। जस्ट सिंपली भाई आपको कैटेगराइज करना है कौन सी अगेती है, कौन सी मध्यम है और कौन सी पछेती किस्म है। अब है आंवले में क्या होता है, सेल्फ स्टेबिलिटी पाई जाती, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अपन पहले भी अध्ययन कर चुके हैं आंवले में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी सौबंध्यता पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसमें पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है, एक किस्म के साथ 10% पौधे दूसरी किस्म के भी लगाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं दूसरी किस्म के कितने पौधे लगाते हैं, एक किस्म के साथ 10%। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रवर्धन या प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का आप मतलब जानते हो, एक पौधे से एक से ज्यादा पौधे विकसित करना प्रोपोगेशन होता है। कौन सी विधि से करते हैं, बेंट कलम व पेच कलिकाएन। बेंट कलम का मतलब इनार्चिंग, तो आप ये अटैच्ड डिटैच्ड ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, आपको बताया था ना, 2 तरह की होती है, अटैच्ड व डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब अलग करके वहाँ लगा देते हैं, अटैच का मतलब मूलरंध्र को ही शंकुर शाखा के पास में लगा। ये अपन पहले विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जिसे आम में भी थी बेंट कलम या इनार्चिंग। दूसरी है पेच कलिकायन, ये भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। कलिकायन की एक विधि है पेच विधि, जैसे कलिकायन का मतलब शंकुर शाखा के ऊपर कलिका लगाना, और पेच तरीके से लगाते थे। पेच कलिकायन, टी आकार की कलिका लगाते थे टी कलिकायन, सिल्ड आकार की लगाते थे सिल्ड कलिकायन, तो छल्ला पहनाते तो रिंग कलिकायन। ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो प्रवर्धन वाले चैप्टर में एक एक करके कैटेगराइज करके इनको अपन ने पढ़ा था। तो आंवले में प्रोपोगेशन होता है बेंट कलम व कलिकायन द्वारा। अब होते हैं पौधारोपण यानी प्लांटिंग, यानी खेत में कितनी दूरी पर आंवले के पौधे रोपते हैं, 8 × 8 मीटर की दूरी या 9 × 9 मीटर की दूरी पर रोपते हैं। जैसे ये 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर या 8 मीटर 8 मीटर। अब एक गड्ढा कितना खोदते हैं, यानी पर्टिकुलर जो फल रोकते हैं ये गड्ढा एक फल के लिए, उस गड्ढे की साइज क्या होती है, तो 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, 100 सेंटीमीटर गहरा, 100 × 100 × 100 का गड्ढा खोदते हैं। तो ये आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। जिनके 8, 9, 10 मीटर की दूरी होती है उनको 100 सेंटीमीटर गड्ढा खोदते हैं, उससे कम होते हैं उनके 50, 3, 4 मीटर की दूरी पर होते हैं उनके लिए 50, और मध्यम दूरी वालों के लिए 75, 100, 75, 50, 3 तरह गड्ढे नोपते हैं। तो ये अपन एक कैटेगरी चार्ट बना के भी अध्ययन किया था। जो बड़े जिनकी दूरी अधिक होती है उनके 100 सेंटीमीटर के गड्ढे होते हैं, जिनकी दूरी मध्यम होती है उनके 75 सेंटीमीटर गड्ढा होते हैं, जिनकी दूरी कम होती है उनके 50 सेंटीमीटर गड्ढा नोपते हैं। तो ये अपन पहले चार्ट में अध्ययन कर चुके हैं और फसलों के साथ भी कर रहे हैं। तो औसतन तो 8 × 8 और 9 × 9 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। लेकिन यदि हेजरो विधि से द्वारा सघन खेती, सघन खेती का मतलब आप समझते हो HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग को सघन खेती है। यदि आंवले की सघन खेती करनी हो वो किस विधि से करेंगे, हेजरो विधि से। क्वेश्चन आता है कि आंवले की सघन विधि सघन खेती या HDP या सघन खेती किस विधि से करते हैं, हेजरो विधि से। और हेजरो विधि में कितनी दूरी पर लगाते हैं, 8 × 4 मीटर की दूरी पर खेत में पौधे लगाते हैं। अब जैसे 8 × 4 मीटर, तो एक तरह का क्या हुआ, आयताकार विधि, वर्गाकार नहीं। क्यों, वर्ग में तो 8 × 8 पे लगा रहे हैं तो भुजाएं बराबर हो रही है, एक भुजा लंबी एक कम है, यानी आमने सामने एक भुजा बराबर है, तो वो एक तरह का क्या हुआ, आयत। जैसे 8 × 8 मीटर में लगा रहे हो
ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी, तो एक वर्ग हुआ। 8 × 4 पे लगा रहा हो, इसका मतलब ये तो 8 है और इधर कितनी है 4, तो एक तरह का क्या बना आयत। ये 4 है और ये 8 है, तो एक तरह का क्या बना आयत बन गए, आयताकार विधि। अब है सिंचाई यानी इरिगेशन। गर्मियों में 15 दिन के अंतराल से सिंचाई देनी चाहिए। विशेष कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों में क्या होता है, समर का पीरियड होता है, इवेपोरेशन पौधे में अधिक होता है, तो 15 दिन के अंतर से सिंचाई देनी चाहिए। कटाई, छटाई और सदाई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कटाई, छटाई और सदाई आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। सदाई का मतलब किसी पौधे को साध देना या आकार देना। कटाई का मतलब होता है प्रूनिंग या काट छांट, यानी पौधे को काटना छाटना। कटाई को हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कटाई को, प्रूनिंग। और सदाई को क्या बोलते हैं हमेशा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब आकार देना, साधना। प्रूनिंग का मतलब कटाई छटाई। यानी इसमें क्या होता है, प्रूनिंग के बारे में ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग, प्रूनिंग कब करते हैं, मार्च अप्रैल में। दूसरा ये कहते हैं कटाई छटाई करके कैसा ट्रेंड किया जाता है, पौधे को कटाई छटाई करके कैसा साधा जाता है, ट्रेंड कैसा दिया जाता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम में होता है। और सेंट्रल लीडर सिस्टम अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जब अपने प्रूनिंग वाला चैप्टर पढ़ा, ट्रेनिंग वाला, कि जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें 3 विधियां होती है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सिस्टम और ओपन वाला प्रो सिस्टम। जिसमें सेंट्रल लीडर ऐसा था एक, और ओपन वाला इस प्रकार का पौधे को आकार देते हैं, और इनके मध्य की कंडीशन होती है जो सेंट्रल लीडर, मतलब सेंट्रल लीडर सिस्टम, इस प्रकार का पौधे का कटिंग आकार दिया जाता है लगभग एवरेजन। तो ये 3 प्रकार का था, सेंट्रल, ओपन और मॉडिफाइड वाला। ये अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसमें कौन सा लेते हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम। एक ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे सस्य विज्ञान पढ़ते हैं, तो फसलें पढ़ने से पहले हमारे बेसिक चैप्टर जरूर पढ़ें। कुछ चीज़ें होती है जो बेसिक चैप्टर में पढ़ने के बाद इसमें इजीली समझ में आती है। जैसे हॉर्टिकल्चर पढ़ें, तो हॉर्टिकल्चर फल वर्क स्टार्ट करने, सब्जियां स्टार्ट करने से पहले का वो हमारे 10 क्लासें डाली है, 8-10 क्लासें, वो पढ़ें, क्योंकि उसमें ये एक एक चीज़ को क्लियर बताया गया। अब फसलों के साथ ये पढ़ रहे हैं प्रवर्धन कौन सी विधि से करते हैं, वहाँ उन चैप्टर में ये बताया है प्रवर्धन वाले में प्रवर्धन कैसे करते हैं, कौन सी विधि में क्या नाम दिया है, किस टाइप से करते हैं, पौधे लगाने कौन सी विधि में कितनी दूरी पर कैसे लगाते हैं, वह इन चीज़ों का क्लियर वर्णन है। तो एक बार वो पढ़ के फिर फसलें पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ईजिली रहेगा समझने में। उपज यानी यील्ड 160 से 180 किलो प्रति पौधा। फूल कब आते हैं, फल कब बनते हैं। फूल आने का मतलब इसमें फ्लावरिंग कब आती है, और फल का मतलब फ्रूट फॉर्मेशन कब होता है। फ्लावरिंग आती है अप्रैल में और फल बनते हैं नवंबर से दिसंबर में। अपेक्षित, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं किस फ्रूट का कितना अपेक्षित घनत्व होता है, लेकिन आंवले का होता है 1.02। TSS का जरूर क्वेश्चन पूछता है, इसमें भी एक TSS इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपके दिमाग में पहले ये होना चाहिए TSS क्या होता है। TSS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। सोल्यूबल सॉलिड यानी कुल घुलनशील ठोस। कुल घुलनशील ठोस कितने होते हैं, 10% या ब्रिक्स में। फल लगाने के बाद पौधा सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, ये एक आंवला की विशेषता होती है। इसमें जब फल लगने के बाद ये डोरमेंट अवस्था में चला जाता है, पौधा सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। अब एक कीट कौन कौन से लगते हैं। पहला कीट है सूट गाल मेकर। कीटों के बारे में जनरली इतना ही क्वेश्चन आता है आंवले में, आंवले में कौन से कीट लगते हैं, लेकिन हम उनके साइंटिफिक नेम भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना टारगेट कृषि प्रयोगशाला या जेट के एग्जाम को टॉप करना। तो हर क्वेश्चन को अपन बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो एक कीट है सूट गाल मेकर, इसका नाम है बेटा ऊसा स्टाइलोफोरा। दूसरा है दीमक, इसको सब जानते हो, टर्माइट। जो दीमक लगती है लगभग हर फसल में लगती है, टर्माइट यानी दीमक। ओडेंटोटर्मस ओबेसस, पत्ती लपेटक, इसको है लीप रोलर भी बोलते हैं। लीप यानी पत्ती, लपेटक यानी रोलर यानी लपेटना, रोलर, लीप रोलर। कोलेओप्टेलिया एसिडुला। अब है माहू, स्टेपिस बोगिनीविलिया। मिलीबग, मिलीबग को तो सबने देख रखा है, सफेद रंग का होता है, छोटा छोटा होता है, जिससे कॉटन मिलीबग, ठीक है। तो फेरिसिया विरगाटा। छाल बक्सक सुंडी यानी बार्क, बार्क यानी छाल, बार्क को यानी छाल को बक्सक नष्ट करने वाली इंडरबेला क्वाड्रीनोटा, इसलिए कहते हैं बार्क ईटिंग कैटरपिलर। बार्क यानी छाल, ईटिंग यानी खाने वाले, कैटरपिलर यानी सुंडी, बार्क ईटिंग कैटरपिलर। तो कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है आंवले में। सूट गाल मेकर यानी बेटा ऊसा स्टाइलोफेरा, दीमक यानी ओडेंटोटर्मस ओबेसस, पत्ती लपेटक यानी कोलियोप्टेलिया एसिडुला, महू यानी स्टेपिस बोगेनविली मिलीबग में, फेरिसिया विरगाटा छाल बक्सक सुंडी, बार्क ईटिंग कैटरपिलर में, इंडरबेला क्वाड्रीनोटा। अब आंवले में बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं। पहली बीमारी है रोली। रोली को इंग्लिश में बोलते हैं
रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। ये होती है रेविनेलिया एम्बिलिसी। तो पहला क्वेश्चन ये कवक जनित रोग है। क्या है? पहला क्वेश्चन यही बनता है, किसी बीमारी में कवक जनित है या वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है। क्या है? कवक, यानी फंगल डिजीज है। कवक को फंजाई बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं फंगल डिजीज या कवक जनित। दूसरा है कौन से कवक से होती है? रेविनेलिया एम्बिलिसी। और रस्ट का रोली का लक्षण आप जानते हो, इस बीमारी में हमेशा पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं? भूरे धब्बे। कहाँ बनते हैं? पत्तियों पर। जैसे ये आंवला की पत्ती है, इस पर क्या करेंगे? भूरे रंग के धब्बे। जैसे आंवला की पत्ती है, इस पर क्या हो जाएंगे? भूरे रंग के धब्बे लग जाएंगे। तो रोली रस्ट एक कवक जनित रोग है, रेविनेलिया एम्बिलिसी कवक से होता है, पत्तियों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। नीला सड़न, नीला यानी ब्लू, सड़न यानी मोल्ड, यानी नीला मोल्ड कहते हैं। तो इसका हिंदी नाम है नीला सड़न, इंग्लिश नाम है ब्लू मोल्ड। ये भी एक कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित रोग, फंगल डिजीज है। कौन से कवक से होती है? पेनिसिलियम डिटिटेटम नाम के कवक से होती है। इस पे वाटर लॉक्ड लीजन बनते हैं। क्या होते हैं? यानी हिंदी में कहते हैं जल सख्त धब्बे बनते हैं, जो बाद में कलर चेंज होता है। शुरू में तो क्या होता है, इसमें भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये पत्ती है, यहाँ पर क्या करते हैं? भूरे रंग के। ये रफ डायग्राम बने, ऐसा नहीं पत्ती ऐसी दिखती है, क्योंकि इसमें जो पत्तियां होती है ना आंवले में, वो ऐसी पत्तियों की तरह है। बड़ा डायग्राम ऐसे नहीं होती है आंवले की पत्तियां। ये रफ डायग्राम है, इसका मतलब ये नहीं पत्ती ऐसी, यहाँ आपको समझने के लिए बताया है। ऐसा नहीं हर पौधे की, किसी पौधे की पत्तियां इस टाइप की होती है, किसी पौधे की पत्तियां इस प्रकार की होती है। जैसे आपको पोषक तत्व की कमी वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपको वहाँ ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये पौधा है, एक रफ डायग्राम बना रहा है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है। नीचे वाली पत्तियों पर ये पोषक तत्व दिखाते हैं, ऊपर वाली पत्तियों पर इन पोषक कैल्शियम और बोरॉन की कमी होती है, नीचे वालों पर नाइट्रोजन वगैरह की कमी होती है, फास्फोरस की। तो आपके मतलब ये नहीं है हर पौधे की पत्तियाँ ऐसी दिखाई दो, कोई फल वृक्ष में अलग है, कोई सब्जी में अलग है। तो ये एक इमेजिनरी बता रहे हैं, एक काल्पनिक रूप से, कि पत्ती पर क्या होंगे? भूरे रंग के धब्बे होंगे, जो बाद में पीले और बैंगनी नीले हो जाते हैं। यानी पहले पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ते हैं, फिर बैंगनी और नीले रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं वही धब्बे। और ये एक कवक जनित रोग है, और पेनिसिलियम डिजिटेटम कवक से होता है। और ब्लू मोल्ड इसलिए कहते हैं, जो पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं वो बाद में नारंगी, बैंगनी, पीले रंग में बदल जाते हैं, इसलिए कहते हैं ब्लू मोल्ड। अब है आंतरिक उत्तक्षय यानी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब देखो, आंतरिक उत्तक्षय यानी अंदर वाला भाग, इंटरनली। क्या है? इंटरनली। उत्तक यानी टिश्यू, से यानी नष्ट होना, यानी आंतरिक मतलब क्या है? इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक, उत्तक मतलब टिश्यू, से मतलब खराब होना यानी ब्रेक डाउन होना। यानी किसी फल के, जैसे आंवले का फल है, उसके आंतरिक यानी अंदर के भाग, टिश्यू खराब हो जाते हैं, यानी अंदर का जो गुद्दा होता है वो क्या होता है? भूरा रंग का हो जाता है फल का। और ये होता है बोरोन की कमी से। और ये फ्रांसिस किसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, प्रतिरोधक नहीं है। क्या है? सेंसिटिव है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका होता है। और ये बोरोन की कमी से होता है। और बोरोन की कमी से कोई रोग होता है, उसके नियंत्रण के लिए 0.6% बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अपन फल विज्ञान पढ़ रहे हैं। फल विज्ञान में आज अपन एक लहसुआ फल का अध्ययन कर रहे हैं। लहसुआ, साइंटिफिक नेम कार्डिया डाइकोटामा या कार्डिया मिक्सा। कुल यानी इसकी फैमिली बोराजीनेसी। उत्पत्ति कहाँ है? अपने यहीं मतलब भारत में। 2n बराबर 16। 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की संख्या। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 16। परागण यहाँ होता है पोलिनेशन। परागण का मतलब सब समझते हो, बार बार अपन हर फसल के साथ परिभाषा इसलिए अध्ययन कर रहे हैं ताकि आप परिभाषा रट लो, इसकी समझ जाओ। परागण का मतलब पुष्प के नर भाग, यानी जैसे पुष्प के ये पराग कोष होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। इन पराग कण का पुष्प के मादा भाग, यानी मादा भाग कौन सा होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र तक जाना, यानी पुष्प के नर भाग से पराग कणों का मादा भाग यानी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाना परागण होता है। और इसमें होता है पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कौन सा होता है? जिसमें क्रॉस पोलिनेशन 25% से अधिक हो। फल का प्रकार कौन सा है? ड्रुप।
खाने योग्य भाग कैन विच पार्ट ऑफ द फ्रूट इज एडिबल, यानी फ्रूट का कौन सा भाग खाते हैं, पेरिकार्प। और ये आप सब जानते हो फल वित्ती होती है, 3 प्रकार की होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। लसोड़ा गूंदा इसके दूसरे नाम, यानी लेसुआ को लसोड़ा भी बोलते हैं, गूंदा भी बोलते हैं। आप सब लोग गूंदा के नाम से ही पहचानते हो अधिकांश से। एसीरियन प्लम, इंडियन चेरी, ग्लूबेरी भी कहा जाता है। लसोड़ा, गूंदा, एसीरियन प्लम, इंडियन चेरी, ग्लूबेरी भी कहते हैं। इसमें एक लसोड़ा में कैंसर रोधी तत्व पाया जाता है, ओटोनेसिन और पॉलीएमाइम। ये ओटोनेसिन पॉलीएमाइम जो कैंसर प्रतिरोधी तत्व है किस फसल में पाया जाता है, किस फल में पाया जाता है, गूंदा में। लसोड़ा में फाइटिक अम्ल भी पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फाइटिक अम्ल। लसोड़ा में पेक्टिन होता है 4.5%। कितना परसेंट पेक्टिन होता है, 4 और पेक्टिन का क्या रोल होता है, वैसे जेली के अंदर पेक्टिन का रोल होता है जेली बनाने में। उपयोग क्या है, गूंदा या लसोड़ा का उपचार। गूंदे का अचार खाया आपने, गूंदे का उपयोग एक अचार बनाने में। लसोड़ा का क्या उपयोग है, अचार बनाने। इसके अलावा इसका मेडिसिनल यूज है, यानी औषधीय उपयोग है। क्या, कृमिनाशक, कफनाशक, मूत्रवर्धक यानी मूत्रवर्धी करने में, और कफ को बाहर निकालने में कफनाशक, और कृमि नष्ट करने में मतलब कृमिनाशक। इसके अलावा इसे गोंद भी बनती है, मुख्य उपयोग नहीं है, गोंद भी बनती है। पत्तियों से, इसकी पत्तियों का एक यूज है पत्तल व डोने, जो खाना खाने के लिए शादियों वगैरह में पत्तल व डोने होते हैं, वो बनाने में भी इसकी पत्तियों का लीफ का उपयोग होता है। जलवायु, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि लसोड़े के पौधे के किस भाग से पत्तल व डोने बनते हैं, पत्तियों से। अब जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क, यानी इसकी क्लाइमेट क्या है, शुष्क से अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। ये 2 प्रकार के होते हैं, छोटे फल वाला लेसुआ और बड़े फल वाला लेसुआ। अब है इसकी किस्में। राजस्थान के अंदर इसकी किस्में पुष्कर लोकल, सिलेक्शन 1, 2 ही किस्में इसके इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी, पुष्कर लोकल और सिलेक्शन 1। इसके अलावा गुजरात की एक किस्म है जो राजस्थान में भी उगाई जाती है, पारस। अब है प्रवर्धन, इसका प्रोपोगेशन, और प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन। और आप समझते हो प्रवर्धन मतलब एक पौधे से नए पौधे विकसित करना। बीज द्वारा भी हो सकता है, कलम द्वारा भी हो सकता है, कलिकाएं द्वारा। बीज यानी बाई सीड, और मुख्य रूप से यही इसकी प्रवर्धन की विधि है। वो समय है जून माह में। और 1 वर्ष बाद, जैसे जो जितने आपने बीज में रोपे, 1 वर्ष बाद उसको खेत में रोपते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। सभी फल वृक्षों में यही करते हैं एक्सेप्ट पपीता। पपीता में खेत में 2 माह बाद में ही रोप देते हैं, बाकी सब फल वृक्षों में 1 वर्ष बाद में ही नर्सरी से खेत में रोपाई की जाती है। कलम द्वारा, पहला बीज द्वारा, दूसरा कलम। कलम मतलब कटिंग द्वारा। कलम में भी 3 प्रकार की होती है, जड़ कलम, पत्ती कलम, तना कलम। तो इसमें कौन सी है, कौन सी है, तना कलम। और तना में भी 3 प्रकार की होती है, सेमी हार्डवुड, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। ये अपन डिटेल में पादप प्रवर्धन में अध्ययन कर चुके हैं, तो इसमें कठोर तना कलम काम लेते हैं, हार्डवुड। कलिकाएं लेनी है तो कौन सी लेंगे, सिल्ड कलिकाएं। कलिकाएं मतलब बडिंग, यानी मूलरंध्र के ऊपर कलिका काम में लेते हैं। पादप प्रवर्धन में पढ़ा है तो कौन सी कलिका लेते हैं, इसमें सिल्ड कलिकाएं काम में लेते हैं। अब पौधा रोपण, खेत में 6 × 6 मीटर की दूरी पर पौधे रोपते हैं। और जो पौधे रोपने के लिए गड्ढा होता है वो 50 से 60, 50 से 60, 50 से 60 सेंटीमीटर, यानी इतनी तो लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी गहरे आकार का गड्ढा खोदते हैं। उपज कितनी होती है, यानी यील्ड कितनी होती है, उपज को क्या बोलते हैं, यील्ड। 50 से 60 किलो प्रति पौधा। पुष्पन यानी फ्लावर कब आता है, फलन यानी फल कब बनता है। पुष्पन कब आता है, फरवरी मार्च में। फल कब बनता है, अप्रैल मई में। इसका मुख्य एक ही कीट है, फल छेदक, यानी फलों में छेद कर देता है, फ्रूट बोरर। धन्यवाद साथियों। स्वागत है साथियों आपका एग्रीहंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे हैं पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान। आज अपन एक इम्पोर्टेंट फल का अध्ययन कर रहे हैं, बिल्वपत्र। यानी शिव जी के जो भक्त हैं उनको तो पढ़ने से पहले ही पता है कि बिल्वपत्र की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेल या बिल्वपत्र बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, एगल मार्मेलोस। कुल कौन सा है यानी फैमिली कौन सी है इसकी, रूटेसी। उत्पत्ति यानी ओरिजिन पहले इसका है भारत में। परागण का मतलब सब जानते हो, किसी भी पुष्प के नर भाग से पराग कणों का पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक जाना। जैसे कोई भी पुष्प होता है जनरली, जैसे कि पुष्प के इस प्रकार फिलामेंट के ऊपर
यहाँ पोलन ग्रेन होते हैं पुष्प के नर भाग में। पोलन ग्रेन मतलब परागकण, मतलब पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण, ये फिलामेंट। और पुष्प के जो मादा भाग होता है उसमें जो वर्तिकाग्र तक जाना इनका, यानी पुष्प के नर भाग से परागकणों का पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक जाना क्या करता है, परागण या पोलिनेशन। इसमें होता है क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण सीपी क्रॉस पोलिनेशन। 2n बराबर कितने होते हैं, 18, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 18। 2n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट्स कौन सा है, बेरी। और ध्यान रखना हार्ड सील्ड बेरी है, यानी कठोर फल होता है इसलिए कहते हैं हार्ड सील्ड बेरी। खाने योग्य भाग कौन सा है, यानी एडिबल पार्ट कौन सा है, रसीला प्लेसेंटा। कौन सा भाग है, रसीला प्लेसेंटा। तो साइंटिफिक नाम एगलमोर्मुला स्कूल रूटेसी। उत्पत्ति भारत, परागण पर परागण 2n 18। फल का प्रकार बेरी और खाने योग्य भाग रसीला प्लेसेंटा। ये ध्यान रखना, बेरी में हार्ड सील्ड बेरी किसमें आता है, कौन से फ्रूट का फ्रूट है जो हार्ड सील्ड बेरी की श्रेणी में आता है। मार्मेलोसिन पाया जाता है, नाम से पता है एगल मार्मेलोस नाम है बेल का, तो मार्मेलोसिन पाया जाता है। बेल विटामिन B2 का भी एक अच्छा स्रोत है और इस बेल का एक उदर संबंधी रोगों में, पेट संबंधी रोगों में भी उपयोग है। और किसका उपयोग है, पपीता से पपेन प्राप्त करते हैं उसका भी उदर संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो शिव के भक्त तो बिलपत्र में से क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो आप ऐसा नहीं है भगवान शिव के भक्त होके क्वेश्चन गलत कर दो बिलपत्र का। जलवायु में अपन पढ़ रहे हैं, इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 7 से 46 डिग्री तक सहन कर सकता है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है। 46 डिग्री का गर्म टेम्परेचर भी सहन कर लेगा और 7 डिग्री कम का भी सहन कर लेगा। अब है किसमें, नरेंद्र बेल 1, नरेंद्र बेल 2, नरेंद्र बेल 5। कागजी गेंग, कागजी इटावा, कागजी बनारसी, मिर्जापुरी, पंत सुजाता, पंत अर्पणा, पंत शिवाजी, ये सब किसकी किस्में हैं, बिल पत्र की किस्में हैं। अब है उनंत किस्में जो जैसे अलग अलग विकसित, NDUAT से विकसित, फैजाबाद से नरेंद्र बेल, ये नरेंद्र बेल, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या था, विंडोज 7 होता है कंप्यूटर, उससे विंडोज 10 में करते हैं। जैसे कोई कोष्टक आता है उसकी जगह 1/4 आ जाता है उसको, इसलिए ये क्या है 1/4 अपन सही करवा देंगे। 1/4 जहाँ भी टाइपिंग में एरर हो, इसका मतलब आप समझ ले वो क्या है, टाइपिंग एरर से 1/4 है, इसका मतलब वो क्या, कोष्टक का चिन्ह है। तो नरेंद्र बेल 5, ये इसका कोष्टक का है NB5, इसलिए नरेंद्र बेल के कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, NB5। और जो कोष्टक था इसकी जगह आ जाता है टाइपिंग त्रुटि से 1/4, ये ध्यान रखना। इसके अलावा NB9, नरेंद्र बेल 9। CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का किसमें, CISTH, CISH B1, CISH B2, CISH। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत अर्पणा, पंत शिवानी किस्में निकली हुई है। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, गोमा, यसी, थार, दिव्या, बार, नीलकंठ, थार दिव्या इंपॉर्टेंट किस्में, इसका पुष्प भी लेते हैं। थार दिव्या कहाँ से विकसित है, किसकी किस्में, बिलपत्र किस्में। तो ये किस्में आपको ऐसी रटनी है, इसमें कोई समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन किस्मों में समझना यही है कि किस्में याद कैसे करते हैं। उसका ट्रिक यही है कि इनको बार बार पढ़ो। आप एक चार्ट बना लो सब किस्मों की, और आपने किस्में याद कर ली तो इसका मतलब आप में एग्रीकल्चर में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, आप सब कुछ याद कर लोगे। प्रवर्धन यानी होता है प्रोपोगेशन। क्या होता है, प्रोपोगेशन। और प्रवर्धन का मतलब होता है एक पौधे से नए पौधे विकसित करना। और इसमें प्रवर्धन होता है बीज द्वारा या कलिकायन द्वारा, या तो सीड द्वारा या बडिंग। ग्राफ्टिंग बडिंग में बडिंग होती है, कलिकायन तो क्या होता है, बडिंग द्वारा, कलिकायन द्वारा कर सकते हैं। पौधा रोपण यानी खेत में पौधे कितनी दूरी पर रोपते हैं, गड्ढा कितना खोदते हैं। जुलाई अगस्त में पौधों की रोपाई की जाती है 8 से 10 मीटर और 8 से 10 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदते हैं, खेत में पौधे रोपते हैं। जो गड्ढा खोदते हैं वो 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा, 100 सेंटीमीटर गहरा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। उपज यानी यील्ड यानी उपज कितनी होती है इसकी, 100 से 200 फल प्रति पौधा। और कलमी यानी जो ग्राफ्ट कलम लगाई हुई है,
ग्राफ्टेड पौधा है वो 200 से 400 फल प्रति पौधा होता है। फलन की आयु यानी कब फल देने लगता है, जो बीज द्वारा जो कलमी पौधा होता है, बीज वाला पौधा लेट फल देता है 7 से 8 वर्ष बाद, लेकिन जो कलमी पौधा होता है वो 4 से 5 वर्ष भी फल देने लग जाता है। पुष्प कब आता है यानी फ्लावरिंग कब होती है, मई में। फलन यानी फ्रूटिंग कब होती है, फल कब बनते हैं, उसके मई के अगले वर्ष अप्रैल मई में, यानी इसमें 10-11 महीने लगते हैं फल देने में, फूल आने के। पहले साल मई में पुष्पन हो रहा था, अगली साल अप्रैल में फल बनेंगे। फल गिरते बहुत हैं इसमें, इसलिए फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D 10 ppm का छिड़काव करना। 2,4-D के बारे में आप जानते हो ना, इसकी ज़्यादा मात्रा लेने पर यह हर्बिसाइड का काम भी करता है। तो क्वेश्चन भी आता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हर्बिसाइड अधिक मात्रा लेने पर खरपतवार नाशी का भी काम करता है, कौन सा है, 2,4-D। अब है भंडारण। भंडारण मतलब स्टोरेज। भंडारण कभी भी पढ़ते हो तो उसमें 2 चीज़ नोट कर लो हमेशा के लिए कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इसमें ह्यूमिडिटी का ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित करते हैं और 3 माह तक भंडारित कर सकते हैं। अब है बीमारियां। बीमारियों के बारे में क्या पढ़ते हैं कि कौन सी मुख्य बीमारियां हैं, वो किस कवक से होती है, जीवाणु से होती है, किससे होती है, वायरस से, और उसके बारे में कौन से रोग कारक है और क्या क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहली बीमारी पढ़ रहे हैं अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, यानी लीप स्पॉट। लीप का मतलब पत्ती, स्पॉट का मतलब धब्बा होना, अल्टरनेरिया इसलिए अल्टरनेरिया कवक से होती है। तो ये एक कवक जनित रोग है। क्या है, कवक जनित फंगल डिजीज है। और कौन से कवक से होती है, नाम से लग रहा है अल्टरनेरिया स्पीशीज, अल्टरनेरिया कवक से होती है। और लक्षण आपको पता है, पत्तियों पर धब्बे होते हैं क्योंकि नाम ही पत्ती धब्बा है। अगली है कैंकर, जैसे नींबू में होती है ना कैंकर। कैंकर नींबू में भी जैंतोमोनास से होती थी, इसमें भी क्या होता है, जैंतोमोनास। उसमें सिट्राइस से थी, इसमें जैंतोमोनास बिल्वी से होती है। एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखना। एक बैक्टीरियल डिजीज है। अग है फलों का फटना। फलों के फटने के इसमें बोरोन मुख्य कारण नहीं है। इसमें जो अनार में था, इसमें फलों का फटने का एक कारण बोरोन के अलावा, या सॉरी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अलावा, वो है अनियमित सिंचाई करना, यानी टाइम पर कभी लेट कभी जल्दी सिंचाई करना। फिर दूसरा कारण है सूक्ष्म तत्वों की कमी। इसके क्या होता है, इसमें जब फल ज़्यादा झड़ते हैं तो एक पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि बेल पत्र में फलों से झड़ने से, फलों को फटने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का 4% और वर्ष में 3 बार। किसका, नोट कर लो साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अब आया नहीं है तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक आया नहीं है तो आ सकता है। काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन है कि बेल पत्र में फलों को फटने से रोकने के लिए पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव करते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों के फलों के फटने में बोरोन दिमाग में आता है, इसलिए ध्यान रखना। यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पोटेशियम सल्फेट 4% छिड़काव करते हैं। इंटरनल रोट यानी आंतरिक सड़न, ये क्या होता है, असावधानी पूर्वक फलों को तोड़ने से होता है, यानी फल अंदर से सड़ जाता है। कीट इसका एक ही मोस्ट है, वो है लीफ माइनर का प्रकोप पाया जा सकता है। बाकी बिल तो शिव जी का भक्त होते हैं बिल पत्र, तो इनमें ज़्यादा कीट लगते नहीं हैं। धन्यवाद साथियों। हाँ, हेलो हेलो, हाँ रिचपाल, वो ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ वीडियो देख लेना यूट्यूब वाले, ज्वाइन कर लेना फिर थोड़ी क्या